गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो विषय है वो है वर्णमाला। वर्णमाला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे वर्णमाला पर और ये जानेंगे कि जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वर्णमाला, और ये हमको पता है कि उसमें 52 वर्ण होते हैं, तो वो 52 वर्ण किन किन वर्णों को मिला करके होते हैं और वर्णमाला की सही परिभाषा क्या है। तो आज का हमारा विषय है वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा है बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तब ही वो वर्णमाला कही जाती है, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं। व्यवस्थित का तात्पर्य है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पहले स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये वर्णमाला का वर्गीकरण है। आज हम इसी वर्णमाला को इसी वर्गीकरण आधार पर ही पढ़ेंगे, जो कि इसका एक सही तरीका है। देखिए, वर्णमाला पढ़ाया क्यों जा रहा है आज। वर्णमाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णमाला का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं अपने शिक्षा समय में, जब हम अध्ययन करते हैं अपने अध्ययन समय में, तब हम वर्णमाला को पढ़ते हैं कि आ से ज्ञा तक तो वर्णमाला है। परंतु जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं और उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न रहते हैं, तो वर्णमाला को गहनता से अध्ययन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। चाहे वो सहायक अध्यापक की परीक्षा हो, चाहे वो प्रवक्ता की परीक्षा हो, चाहे वो सहायक आचार्य की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे UPSSC की परीक्षा हो गई, सारी परीक्षाओं में वर्णमाला का अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। पेपर देने के बाद हमको यही लगता है। तो आज हम इसलिए वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्ण होते हैं 52। अब वो 52 वर्ण किस प्रकार से हैं, कैसे जोड़े जाएंगे, उन 52 वर्णों में जो वर्ण हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है, उनके नाम क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो पहले आता है स्वर। पहले आते हैं हमारे स्वर। तो स्वर की परिभाषा है कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। कुल स्वरों की संख्या है 11, जिनमें आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हम लोग इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, परंतु यहाँ हमने छोटा या बड़ा आ नहीं बोला, क्योंकि ये बोलने का सही ढंग नहीं। ये आपका अ है, लघु आ जिसको आप कह सकते हैं, और ये आपका दीर्घ आ है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि इस तरह हम बोल क्यों रहे हैं, परंतु बोलने का सही तरीका है अ, आ, ई। ये मात्रा अनुसार उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा है अयोगवाह। अब प्रश्न ये उठता है कि अंक और आ भी स्वरों में होने चाहिए, परंतु ये स्वरों में नहीं रखे जाते। जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित वर्णमाला है उसमें कुल मिलाकर के 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। अंक आह अयोगवाह में रखे जाते हैं। अयोगवाह जिसका तात्पर्य है ऐसे वर्ण जो ना कि स्वर हैं और ना ही व्यंजन। फिर आते हैं अस्पर्श व्यंजन। देखिए, का से लेकर के और माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं ये अस्पर्श व्यंजन में आते हैं। अस्पर्श व्यंजन का तात्पर्य यह है कि जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के कोई 2 अंग, 2 अवयव आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण के समय
हमारे मुख के कोई भी दो अंग, दो अवयव आपस में स्पर्श करते हैं और वायु को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अभी आप जान जाएंगे कैसे होता है। हम कहते हैं बा, तो जब हम बा कहते हैं तो हमारे जो दोनों ओष्ठ हैं, दोनों होंठ हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और वायु पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए इनको कहा जाता है अस्पर्श व्यंजन। ये 25 व्यंजन, पूरे के पूरे 25 व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। वो वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इनका नाम ये क्यों रखा गया है? ये केवल अध्ययन सरलता से हो जाए इसलिए इनको वर्गों में बांटा गया है। इस क, ख, ग, घ, ङ इन 5 के वर्ग का नाम का वर्ग इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी शुरुआत का वर्ण से हो रही है। बहुत सामान्य सी जो है बात है कि जिससे शुरुआत हो रही है उसी को हमने वर्ग मान लिया। जैसे का वर्ग है तो क, ख, ग, घ, ङ आएगा। चा वर्ग है मान लीजिए तो च, छ, ज, झ यहाँ आएगा। ठीक, तो ये हो गए पूरे आपके 25 स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और वा। ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन पर। जो द्विगुण व्यंजन है ये हैं ड़ और ढ। द्विगुण क्यों कहते हैं ये आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर डा है और यहाँ पर ढा है, परंतु इनका प्रयोग इस तरह से भी होता है। जैसे हमारा एक शब्द है डकार, तो डकार शब्द में हम इसका प्रयोग करेंगे। हमने लिखा डकार, तो इसमें हमने इस डा का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम यह कहें पढ़ना, मुझे व्यर्थ की बकवास में नहीं पढ़ना है, तो उस पढ़ना में हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जब हम लिखते हैं ढक्कन, क्या लिखते हैं? ढक्कन, तो हम इस ढा का प्रयोग करते हैं। परंतु जब हम लिखते हैं पढ़ना तो हम ढ का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ण 2 तरह से प्रयोग में किए जा रहे हैं, 2 गुण हैं इनके, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, अर्थात जिनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वो हैं श, श, स, हा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 4। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है, इसके बोलने से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या हैं? ये संयुक्त हैं, 2 व्यंजनों को मिला करके ये बने हुए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन ये जो 4 हैं किन किन चीज़ों से मिलाकर बने रहते हैं। श है तो किससे मिलकर के बना है? किन 2 वर्णों से। त्र है तो किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है। और इनको संयुक्त व्यंजन सच में सिद्ध करेंगे हम लोग उस जो है वीडियो में। तो कुल मिलाकर के जो हमारी ये वर्णमाला है, इस वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। और वो वर्ण हैं 11 स्वर। देखिए सामने लिखा है 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन जो कि 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन जो कि 2 हैं, ड़ और ढ। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजनों पर जो हैं श, श, स, हा। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन पर जो हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो वर्णमाला का अध्ययन आज हमने किया कि कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं, तो उन 52 वर्णों में सभी वर्णों को कहा क्या जाता है। तो ये आपकी वर्णमाला है, इसको हम गिनेंगे क्या ये कुल 52 हो रहे हैं या नहीं। 11,
2 13, 11 स्वर हैं, 2 आपके अयोग वाह हैं, 13 हो गए। 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 के उपरांत 4 अंतस्थ व्यंजन हो रहे हैं। 38 4 42 हो गए। 2 द्विगुण व्यंजन हो रहे हैं। 42 2 44 हो गए। 4 ऊष्म व्यंजन हैं। 44 4 48 हो गए। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिनको जोड़ करके 48 4 52 वर्ण हो गए। कुल वर्ण हो गए हमारे 52। कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। ठीक है, तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। उनको क्या कहा जाता है? ये आपके सामने है। वर्णमाला विषय जरूर आपको छोटा लग रहा होगा, परंतु मैंने इसकी महत्ता बताई है कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप बैठते हैं, समान रूप से आप जो है कक्षा 1 से अपने जीवन काल, जब तक आपका शिक्षा काल है, अध्ययन करते हैं, आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। बिना वर्णमाला के ज्ञान के आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा अधूरी है। आगे की वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्वर हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है। अयोग वाह हैं, तो अयोग वाह जो है क्यों कहा जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, आगे प्रयोग किया जाता है स्वरों के कि पीछे किया जाता है, इनको अयोग वाह क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। बाकी रही बात व्यंजनों की, तो व्यंजन की परिभाषा है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। आपने देखा स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट दिया गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, जो कि हो गए 25 व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वर्णमाला का गहन अध्ययन करेंगे। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि हम किसी भी प्रकार से वर्णमाला को पढ़ें, परंतु गहन अध्ययन अवश्य करें। छोटा सब समझ करके किसी को छोड़ना नहीं चाहिए।